हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सभी को। लास्ट क्लास में हम मोनिस्टिक हाइपोथेसिस की चर्चा कर रहे थे, अद्वैतवादी परिकल्पना की हम बात कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने जो गैसियस हाइपोथेसिस है कांत की, उस पर हमारी चर्चा हुई। उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया उसको कि किस प्रकार से कांत ने माना कि सौरमंडल की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई होगी। जहाँ उन्होंने एक नेबुला की बात की जो कि ठंडी और गतिहीन थी, किस प्रकार से उसमें गुरुत्वाकर्षण हुआ, उसमें कॉलिजन हुए उसके तत्वों में, और किस प्रकार से वह विस्तारित हुई और 9 वलयों के रूप में वो खंडित हो गई। आज की इस क्लास में हम एक और मोनिस्टिक हाइपोथेसिस की चर्चा करेंगे। ये हाइपोथेसिस कांत की हाइपोथेसिस को पढ़ने के बाद दी गई और जो कुछ दोष थे उसको काफ़ी हद तक इस हाइपोथेसिस ने नेगलेक्ट कर दिए, हटा दिए। जो दोष वहाँ हमने देखे थे, वहाँ दोष हमने देखे थे कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति किस प्रकार से कणों में रही, पहले नहीं थी क्या। कोणीय संवेग हमने देखा था। फिर उसमें हमने ये देखा था, एक पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट हुआ था कि यदि जो नेबुला है, यदि नेबुला एक्सपेंड होती है तो उसमें गति कम होने की बजाय ज़्यादा क्यों है। जो कि कांत ने कहा कि हमारी जो नेबुला है वो जैसे उसमें कॉलिजन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कॉलिजन हो रहा है, हीटिंग हो रही है और सर्कुलर मोशन होता है, तो ऐसी स्थिति में वो एक्सपेंड कर रही है। जो नेबुला वो एक्सपेंड कर रही है, मतलब विस्तारित हो रही है। और विस्तारित होने के कारण उसमें गति भी बहुत अधिक हो रही है, और गति हो रही है इसलिए उसमें अपकेंद्री बल है, ऐसा उन्होंने कहा कांत ने। तो पर चूँकि कांत ने काफ़ी हद तक बताने की कोशिश की कि वास्तविकता में सोलर सिस्टम, सौरमंडल और देन ऑरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने बताने की कोशिश की, इसलिए हम कांत की थ्योरी को हाइपोथेसिस को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मोनिस्टिक थ्योरी, एक और है, लाप्लास की है, इम्पोर्टेंट है। हाइपोथेसिस और भी हैं बट सबसे इम्पोर्टेंट बन जाती है कांत की। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी हाइपोथेसिस बनती है वो बनती है आपके लाप्लास की। तो आज की सेशन में हम लाप्लास की हाइपोथेसिस की बात करेंगे। ओके, तो हम पॉइंट डाल लेते हैं। टॉपिक का नाम हो जाएगा नाम है नेबुला हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। नेबुला हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास यानी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं कि लाप्लास कहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने क्या बात कही। देखिए, नंबर 1, लाप्लास का संबंध, ये एक फ्रांसीसी ज्योतिष थे। फ्रांसीसी ज्योतिषी थे जिन्होंने निहारिका परिकल्पना की बात कही। इन्होंने अपनी जो हाइपोथेसिस थी 1796 में दी। ध्यान रखना है आपको
इससे पूर्व कांत ने 1755 में अपनी हाइपोथेसिस दी, जो कि जर्मन दार्शनिक थे। और जो लाप्लास महोदय हैं, इन्होंने 1796 में अपनी थ्योरी दी। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है विश्व व्यवस्था की व्याख्या। विश्व व्यवस्था की व्याख्या एक इनकी पुस्तक है, विश्व व्यवस्था की व्याख्या, और इंग्लिश में इसको इन्होंने कहा एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड। एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड। एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें इन्होंने बात कही। अब देखिए इन्होंने एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, ओके सॉरी सिस्टम कर लीजिए इसको ना, सिस्टम अब करेक्ट है। एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में इन्होंने अपनी बात कही। और इससे पहले वाली जो हाइपोथेसिस थी वो थी कांत की नेबुलर, जो कि थी गैसियस हाइपोथेसिस पर आधारित, और ये है नेबुला पर आधारित। अब देखिए लाप्लास ने अपनी थ्योरी की शुरुआत कैसे की। कांत ने अपनी थ्योरी हाइपोथेसिस की शुरुआत कैसे की थी कि उन्होंने एक आद्य पदार्थों से युक्त एक पदार्थ माना, एक गैसीय गोला माना जो कि ठंडा था और गतिहीन था। इज इट क्लियर? अब देखिए जो नेबुलर हाइपोथेसिस लाप्लास महोदय ने दी है, तो इन्होंने अपनी थ्योरी को कैसे प्रारंभ किया और प्रारंभ करने के पश्चात इन्होंने किस प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से अपनी हाइपोथेसिस को रखा। हालांकि इनकी हाइपोथेसिस में भी दोष देखे गए, डिमेरिट देखी गई, लेकिन काफ़ी हद तक जो पॉइंट्स, जो डिमेरिट्स कांत ने रखी थी उसको काफ़ी हद तक इन्होंने सॉल्व कर दिया। देखिए अब ये क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं कि ब्रह्मांड में एक इस प्रकार से एक नेबुला थी, क्योंकि इनकी थ्योरी का नाम, हाइपोथेसिस का नाम निहारिका है। तो इन्होंने माना कि एक निहारिका यानी कि एक नेबुला थी। क्लियर? अब देखिए वहाँ बात की थी कांत ने कि ठंडी थी और गतिहीन थी। इन्होंने कहा ये शुरुआत में ही कैसी थी, उष्ण थी, उष्ण व गति युक्त थी। तो इन्होंने पहली जो संकल्पना थी ना कि ठंडी है थी, और फिर बाद में ये ठंडी भी थी, गतिहीन थी, और बाद में गुरुत्वाकर्षण शक्ति रही। ठीक है, तो इन्होंने पहले ही कह दिया कि ये उष्ण थी और गति युक्त थी, यानी कि ये गर्म थी और इसमें गति थी। इन्होंने पहले ही ये बात कह दी। और इन्होंने कहा कि ये जो निहारिका थी, इस निहारिका का जो आकार था, ठीक है, इन्होंने कहा इसका जो आकार था वो सौर मंडल के बराबर था। जो वर्तमान का सौर मंडल है ना, सौर मंडल कैसा, वर्तमान वाला के बराबर है था। इन्होंने ये भी मान लिया कि इसका जो आकार था वो आकार वर्तमान में जो सौर मंडल है उसके ये बराबर था निहारिका का, और ये उष्ण थी और इसमें गति थी। ऐसा किसने माना? लाप्लास ने माना। उसके बाद ये कहते हैं कि निहारिका अपनी जो धुरी होती है उस पर बहुत तीव्र गति से घूम रही थी। ठीक है, तीव्र गति से ये घूम रही थी, और तीव्र गति से घूमने के कारण अब ये धीरे धीरे इसका जो आकार था वो कम होता जा रहा था। फिर उन्होंने क्या माना? गति युक्त, मैंने कहा कि इसमें गति थी। ठीक है, तो निहारिका में
निहारिका में गति थी तथा निहारिका ठंडी होना प्रारंभ हुई। ठंडी होना प्रारंभ हुई। ठीक है, निहारिका में गति थी तथा निहारिका ठंडी होना प्रारंभ हुई। और जब ठंडी होती है ना, यहाँ लिखेंगे हम निहारिका ठंडी होने से सिकुड़ती गई। निहारिका ठंडी होने से ये सिकुड़ती गई, लेकिन गति बढ़ गई, परंतु गति अधिक हो गई। अब देखिए, यहाँ जो कांत की एक दोष था कि नेबुला एक्सपेंड होता है तो गति भी बढ़ती है, जबकि गलत था। हाँ, वैज्ञानिकता के आधार पर सिद्ध नहीं होता। जबकि देखिए, जो लाप्लास है इन्होंने इस चीज़ को बचा लिया, यानी ये यहाँ पर जो दोष था कांत की इस थ्योरी में वो हटा दिया। इन्होंने कहा निहारिका ठंडी होने पर सिकुड़ती है, यानी कि जनरल फॉर्म है कि कोई वस्तु है यदि वो सिकुड़ती है तो उसका आयतन कम हो रहा है। कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए आप 1 लीटर दूध मिल्क लेकर आए और आपने उसको बॉईल किया, यानी हीटिंग आपने दिया, क्योंकि इसने पहले कह दिया कि ये उष्ण है और गति युक्त है। तो वो जो मिल्क है आपने उसको हीट दिया तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा, 3-4 घंटे तक आप उसको बॉईल करते गए तो वो जो 1 लीटर मिल्क है वो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी जो है वो कम होती जाएगी। राइट, तो यहाँ पर भी बात यही आई है। यहाँ पर भी बात क्या है कि जो निहारिका थी वो ठंडी होने लगी। ठंडी होने से मतलब सिकुड़ती गई, और सिकुड़न होने के कारण उसमें गति क्या हो गई, अधिक होगी, यानी आयतन कम होने पर गति अधिक हो रही है। जबकि वहाँ कांत ने कहा था कि आयतन बढ़ता जा रहा है और गति भी बढ़ती जा रही। तो इससे भी उन्होंने उसको बचा लिया। फिर इन्होंने यहाँ कहा कि निहारिका में गति थी तथा निहारिका ठंडी होने लगी, ठंडी होना प्रारंभ हुई। जबकि कांत ने पहले बात कही थी कि निहारिका जो है वो ठंडी है और उसमें गतिहीन है, यानी इसमें कोई गति नहीं है, लेकिन उसमें फिर गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण बल आया कहाँ से? क्या ये गुरुत्वाकर्षण बल उसी समय था या पहले भी था, वो इसको नहीं बता पाए। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को भी बचा लिया। ठीक है, नोट कीजिए आप। क्लियर हो गया? ऊपर से मैं मिटा देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ पॉइंट फिर। अब देखिए, गति बढ़ती चली गई, गति जो स्पीड है वो बढ़ गई, क्योंकि अब आयतन क्या हो गया, कम हो गया। अब देखिए, आयतन कम हो गया और गति बढ़ती जा रही है। अब आयतन कम हो रहा है, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ठंडी होने से गुरुत्वाकर्षण बढ़ा, ठंडी होने से गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ गया, बल अधिक हो गया। तथा परिधि भाग पर गति अधिक होने के कारण, गति अधिक होने के कारण अब केंद्रीय बल बढ़ने शुरू हो गया। अब केंद्रीय बल अधिक हो गया। क्लियर हो गया मैटर कि जो हमारा नेबुला थी वो नेबुला ठंडी होने से अब ठंडी हो रही है। इसका मतलब क्या है, उसके केंद्र में बल लग रहा है, और केंद्र में कौन सा बल लग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। जनरली है कि यदि कोई वस्तु
परिधि से केंद्र की ओर यानी सिकुड़ रही है, यानी वो वस्तु पहले इतनी थी, उसकी परिधि इतनी बड़ी थी, अब वो केंद्र की तरफ सिकुड़ रही है, इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई बल लग रहा है। तो बल कौन सा लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठंडी हो रही है ना, तो वो वस्तु सिकुड़ रही है, और सिकुड़ने के कारण वहाँ कौन सा बल लग रहा है? अब केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल। और फिर आयतन कम हो रहा है तो उसकी स्पीड भी बढ़ रही है, और स्पीड बढ़ रही है तो परिधि वाले भाग पर कौन सा बल लग रहा है? तो अब केंद्रीय बल अधिक लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब केंद्रीय बल अधिक होगा तो जो उसका भूमध्य रेखीय वाला हिस्सा होगा वहाँ से बलें निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। क्लियर? जब तक अभी लिखो, ये नोट करो आप। क्लियर? ये मिटा देते हैं और एक लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं। अब केंद्रीय बल ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण बल व अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल संतुलन बनाने में संतुलन बनाए रखे, परंतु भूमध्य रेखा वाले भाग में भार अधिक होने के कारण एक वलय यानी वन रिंग बाहर निकल गई तथा उसने अन्य वलयों का निर्माण किया। ठीक है, ये समझ में आ गया। और लास्ट लिख लेंगे, यह वलय कालांतर में धीरे धीरे ठंडे होते रहे तथा इनसे अन्य वलय निकले तथा इनसे अन्य वलय बाहर निकले तो क्रमशः ग्रह व उपग्रहों का निर्माण हुआ। क्लियर? यानी पहले एक वलय निकला। देखिए यहाँ क्या बात ये कहना चाह रहा है कि ठंडी होने से गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो गया तथा परिधि
भाग पर गति अधिक होने से अपकेंद्री बल अधिक हो गया। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो हमारी नेबुला थी वो नेबुला इस प्रकार से राउंड अप हो रही थी। ठीक है, पहले क्या थी, एक ही स्थिति में थी। इज इट क्लियर? ये पहले एक स्थिति में थी, उस स्थिति से धीरे धीरे क्या हुई, ठंडी हुई। पहले गर्म थी, उष्ण गैस की गोला था और इसमें गति थी, तो धीरे धीरे हमने क्या देखा कि ठंडी होना प्रारंभ हुई और ठंडी होने से क्या ये सिकुड़ना प्रारंभ हो गई। यानी कि ये कहाँ से कहाँ की ओर आ रही थी, ये यहाँ से यहाँ की ओर आ रही थी, यानी केंद्र की तरफ। ठीक है, केंद्र की तरफ गति कर रही थी। इसका मतलब इस समय कौन सा बल लग रहा होगा, उस समय गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। ठीक है, नोट कीजिए, उस समय कौन सा बल लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। क्लियर है? अब गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो जनरल है कि यहां पर इसका आयतन कम हो रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका आयतन कम हो जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम कम हो गया। अब आयतन कम हुआ तो गति बढ़ेगी। ये साइंस का लॉ है कि जब आयतन, किसी वस्तु का आयतन कम होता है, उसका वॉल्यूम कम होता है, तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है ना। उसका जो स्पीड होता है, उसका सर्कुलर जो मोशन होता है वो बढ़ जाता है ना। सर्कुलर मोशन बढ़ गया, तो सर्कुलर मोशन यदि बढ़ जाता है तो इसका मतलब फिर कौन सा बल अप्लाई होने लग गया, यानी अपकेंद्री बल। कौन सा बल शुरू हो गया, अपकेंद्री बल। अब अपकेंद्री बल कहाँ लग रहा है, परिधि पर। ये कहाँ लग रहा है, परिधि पर। अब ये बल यदि परिधि पर लग रहा है तो परिधि क्या हो जाएगी, इसकी भार, मतलब इसमें वेट आना शुरू हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा, और भार बढ़ने के कारण ये संतुलित नहीं कर पाई। तो उस समय क्या होगा, इसमें से एक रिंग निकलेगी। फिर कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल अपकेंद्री बल संतुलन में रखे, परंतु भूमध्य रेखा वाले भाग में भार अधिक होने के कारण तो इस संतुलन कम बनेगा। जब जो भूमध्य रेखीय भाग है जहाँ पर अपकेंद्री बल अधिक लग रहा है, वहाँ से कोई रिंग बाहर आ जाए या वहाँ से वेट जो कम हो जाए। ठीक है, किसी वस्तु का वेट यदि कम हो जाता है तो संतुलन स्थापित कर लेता है। जैसे आपने एक बच्चों का झूला देखा होगा, इस प्रकार से होता है। एक यहाँ बैठता है बालक और एक बालक यहाँ बैठता है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई 50 kg का एक बालक बैठा हुआ है और यहाँ पर एक 70 kg का बालक बैठा हुआ है। अब यहाँ 70 कर लेते हैं या 50 कर लेते हैं समझने के लिए, या 80 kg कर लिया और यहाँ 30 kg कर लेते हैं। अभी 80 kg का जो बालक, एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, अब इसने क्या किया, इस वाले को ऊपर उठा दिया। ठीक है, और ये वाला भाग क्या है, नीचे चला गया। तो बताइए इसमें कोई संतुलन स्थापित हुआ है? नहीं, संतुलन स्थापित ही नहीं है। संतुलन तो कब स्थापित होगा, जब ये बिल्कुल ऐसे बीच में आ जाएगी। ठीक है, जब ये ऐसे बिल्कुल बीच में आ जाएगी तब संतुलन होना प्रारंभ हो जाएगा। तो हम क्या करें कि या तो ऐसा करते हैं कि इस बालक में जो 80 kg का जो भार है उसमें से हम क्या करें, 50 kg का जो भार निकाल दें। तो कितने का भार हो जाएगा, 30 का। ये भी कितने का, 30 का। तो शायद बैलेंस हो जाए, ऐसा कुछ हम कर सकें। या फिर कुछ ऐसी ट्रिक अपनाएं कि इन दोनों का जो भार है, यानी इस वाले भार को हम कुछ भार इसमें दे दें, हम कुछ भार इसको दे दें, तो संतुलन स्थापित हो जाए। यानी कुल मिला के क्या है कि यहाँ का जो भार है, जो यहाँ 80 kg हो रखा है, इसमें से आपको कुछ कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी इसी तरह से हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्री बल ये संतुलन जब बनाए रख सकता है जब भूमध्य रेखा वाला जो भाग है जहाँ पर भार अधिक हुआ है, यानी कि वेट, जहाँ वेट अधिक हो गया, अधिक होने के कारण जो वलय हैं, जो रिंग्स हैं, वो बाहर निकल जाए। और यदि रिंग बाहर निकल जाएगी तो फिर वो क्या करेगी, अन्य बलों का निर्माण करेगी। ये कैसा, किसका मानना था, ये लाप्लास महोदय का मानना था कि एक रिंग बाहर निकल जाएगी और वो रिंग जब बाहर निकलेगी तो वो अन्य रिंग्स यानी अन्य ग्रहों की वो रचना करना प्रारंभ कर देगी। तो इसने फिर लास्ट में ये कहा कि एक वलय
कालांतर में धीरे धीरे ठंडे होते रहे, ये जो वलय थे ये कालांतर में ठंडे होते रहे और अन्य वलय बाहर निकलते रहे। ठीक है, वो भी गर्म थी क्योंकि वो भी उष्ण थी, गर्म थी, तो वो भी बाहर निकली, ठंडी हुई, ठंडी होने से क्या, फिर क्रमशः ग्रह और उपग्रहों का निर्माण प्रारंभ हो गया। ऐसा मानना किसका था? ऐसा मानना लाप्लास का था। क्लियर हो गया? अब इसकी भी आलोचना हुई और इसकी आलोचना पहली ये थी कि भाई ये जो निहारिका थी वो उष्ण और गर्म यानी उष्ण और गैसीय या इसमें जो गति थी, गतिशील जो निहारिका थी वो कैसे आई, कहाँ से आई। पहले इसकी आलोचना यही थी, लिख लीजिए आप कि लाप्लास की जो व्याख्या हुई, पहले ये उतार लीजिए, फिर हम इसकी आलोचना की बात कर लेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी आलोचना की। तो इसकी पहली आलोचना ये थी कि लाप्लास ने कहा कि जो हमारी निहारिका थी, जो हमारी नेबुला थी, वो उष्ण थी और गतिशील थी। तो कहाँ से आई ये नेबुला, कहाँ से आई जो कि उष्ण थी और गतिशील थी? तो फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख लीजिए कि लाप्लास का ये मानना था, लाप्लास ने ये माना कि निहारिका उष्ण और गतिशील थी। ये कहाँ से आई? पहला पॉइंट इसका ये हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसने माना कि ये जो वलय निकल रहे थे, रिंग्स निकल रहे थे, और रिंग के ठंडे होने से ना, रिंग्स के ठंडे होने से ग्रह कैसे बन गए, जो इतने विशाल आकृति के ग्रह हैं ये कैसे बने। एक ये मानना था कि जो वलय है जब ठंडे हुए तो ठंडे होते होते ग्रह बन गए, उपग्रहों में विभाजित हो गए। तो कैसे, हाउ कैन पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि एक रिंग बाहर निकली और फिर अन्य रिंगों में वो बट गई और फिर उसके बाद ये ग्रह बन गए? ये पॉसिबल नहीं था। तो सेकंड इसकी आलोचना ये हो गई। ठीक है, ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण आलोचना रही और फिर भी हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक जो लाप्लास की थ्योरी है वो काफ़ी हद तक सहमत लोग इससे हुए। और इसने कांट की जो हाइपोथेसिस थी उसमें जो आलोचना थी उसको उसने काफ़ी हद तक कवर किया और अपनी हाइपोथेसिस को जब रखा तो इसने काफ़ी ढंग से उस चीज़ को बताने की कोशिश की। लेकिन फिर भी इसकी जो हाइपोथेसिस है वो कहीं ना कहीं आलोचना का शिकार हो जाती है। अब देखिए, लाप्लास की इस हाइपोथेसिस के बाद एक व्यक्ति आए, रोशे व्यक्ति ने लाप्लास की जो ये निहारिका परिकल्पना थी इसमें कुछ संशोधन किया। तो अब हम पढ़ लेते हैं रोशे का जो संशोधन था वो क्या था। ठीक है, और उन्होंने जो संशोधन दिया वो लाप्लास की थ्योरी को ही लेके दिया था। लाप्लास की जो निहारिका नेबुला हाइपोथेसिस है उसको लेकर ही इन्होंने संशोधन किया। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल लेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसको आप एक बार वापस देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बस इसका जस्ट कांट ने जो काम किया है उसका उल्टा काम किसने किया था? लाप्लास ने। या लाप्लास ने जो काम किया उसका उल्टा काम किसने किया? कांट ने। बस बात इतनी ही है। उसने वहाँ पर उसको ठंडा और गतिहीन माना, यहाँ इसने उष्ण और इसे गतिशील माना। ठीक है, वहाँ वो कह रहे थे कि नेबुला एक्सपेंड हो रही है और सर्कुलर मोशन बढ़ रहा है, जबकि ये गणित के साइंस के नियम के तहत गलत है। जबकि यहाँ पर यानी लाप्लास ने ये माना कि जो उसका आयतन था वो कम हो रहा था और आयतन कम होने के परिणाम स्वरूप उसमें गति बढ़ रही थी और गति बढ़ने से अपकेंद्री बल पर उभार आ रहा था या अपकेंद्री बल पर वेट आ रहा था, भार बढ़ रहा था और भार बढ़ने के परिणाम स्वरूप जो वलय थे वो बाहर निकलना शुरू हो गए। तो ये काफ़ी हद तक देखा जाए तो सही भी है कि किसी वस्तु का आयतन कम होता है, इट्स मीन्स उसका जो वेलोसिटी है, उसकी जो गति है वो बढ़ जाएगी, उसका जो सर्कुलर मोशन है वो बढ़ जाएगा, तो नेचुरल है। तो जब उसका सर्कुलर मोशन बढ़ता गया तो उसके भूमध्य रेखीय भाग पर क्या हो गया? वेट बढ़ गया, भार अधिक हो गया। अब भार अधिक हो गया तो वो उस भार को सहन नहीं कर पाया और मोशन इतना अधिक हुआ, सर्कुलर मोशन इतना अधिक हो गया कि धीरे धीरे वो बाहर निकलना शुरू हो गया। तो ये थी लाप्लास की थ्योरी, लाप्लास की हाइपोथेसिस। अब लाप्लास की हाइपोथेसिस को रोशे ने संशोधन किया और रोशे ने कुछ प्रमुख बात कही, उसको हम नोट कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा।
चलिए एक एक पॉइंट हमने अच्छे समझा दिया है, डिस्कशन कर लिया है। यदि फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। और लिखना आपको इतना ही है, डायग्राम जरूर बनाना है, क्योंकि विदाउट डायग्राम ज्योग्राफी में आपके अच्छे नंबर नहीं आ सकते, इसलिए आपको डायग्राम बनाना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए तो हम पॉइंट डाल लेते हैं और लिख लेते हैं। रोशेस मॉडिफिकेशन। रोशेस मॉडिफिकेशन या लिख लेंगे रोशे का संशोधन। तो हम पढ़ लेते हैं रोशे का संशोधन। इज इट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि रोशे जो व्यक्ति थे ये कहाँ के थे और इन्होंने संशोधन कब किया। तो रोशे जो है ये फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी गणितज्ञ है। क्लियर? और 19वीं शताब्दी के मध्य में लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया। ठीक है, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना में क्या किया? निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया। निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया। ठीक है, तो नंबर 1 कि फ्रांसीसी गणितज्ञ है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। और 19वीं शताब्दी के मध्य में इन्होंने लाप्लास की जो निहारिका परिकल्पना है उसमें इन्होंने क्या किया? संशोधन किया, कुछ बातें कही। अब देखिए पॉइंट वाइज हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा। पॉइंट वाइज ये आपने बात लिख ली है, अब एक एक पॉइंट हम लिख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या बातें कही। सबसे पहली बात इनकी ये थी, नंबर 1, वर्तमान में जो सौर मंडल का आकार है यानी उस समय का जो वर्तमान था, इट्स मीन्स प्लूटो तक। ठीक है, तो वर्तमान में जो सौरमंडल का आकार है वहाँ तक निहारिका का आकार था। तो वर्तमान में जो सौरमंडल का आकार है, मतलब वर्तमान से मतलब इट्स मीन्स आज का वर्तमान नहीं बता रहा, जब इन्होंने ये हाइपोथेसिस 19वीं शताब्दी के मध्य में दी थी, जबकि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लूटो को 2006 में हटाया गया। तो प्लूटो का आकार जहाँ तक था, प्लूटो जहाँ तक विस्तारित था, वहाँ तक का जो भाग था
सौरमंडल का आकार वहाँ तक जो था, उस समय नीहारिका का आकार भी उतना ही था। ये किसने माना था? रोशे ने। क्लियर हो गया? ठीक, क्लियर। सेकंड पॉइंट कहा इन्होंने, इस नीहारिका का घनत्व घनत्व इतना कम था कि यह 9 ग्रहों की उत्पत्ति नहीं कर सकता। ये 9 ग्रहों की उत्पत्ति नहीं कर सकता था। इस नीहारिका का घनत्व इतना कम था कि ये 9 ग्रहों की उत्पत्ति नहीं कर सकता था। तो इन्होंने कहा, तो एक ग्रह नहीं निकला था, मतलब एक वलय नहीं निकला। इन्होंने कहा इस नीहारिका का घनत्व इतना कम था कि ये 9 ग्रहों की उत्पत्ति नहीं कर सकता। जो एक वलय मान रहा था लाप्लास कि एक वलय निकला और फिर उसके बाद 9 ग्रह बन गए, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो इसने कहा कि पहले एक वलय निकला, ऐसे लिख लीजिए, एक वलय बाहर आता गया, एक वलय बाहर आता गया और 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ये सबसे बड़ा संशोधन यही था। लाप्लास की उस हाइपोथेसिस में यही सबसे बड़ा संशोधन रोशे ने किया कि इन्होंने माना था, लाप्लास ने माना था कि एक वलय का निर्माण हुआ और उस एक वलय के निर्माण के पश्चात अन्य ग्रह या अन्य वलय निकलते चले गए और अन्य ग्रहों का जन्म दिया। जबकि यहाँ बात कही है लाप्लास के संशोधन में, रोशे ने कहा है कि एक नीहारिका का घनत्व इतना कम था कि 9 ग्रहों की उत्पत्ति नहीं कर सकता। एक वलय बाहर आता गया और 9 ग्रहों की उत्पत्ति मानी गई। एक वलय बाहर आया क्रम से, पहले 1, फिर 2, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर इस प्रकार से ग्रहों की उत्पत्ति मानी गई। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसने कहा कि समय के साथ साथ क्योंकि ये उष्ण थी, है ना, समय के साथ उष्ण देन तरल देन ठोस रूप में वलय आते गए, इज इट क्लियर? यानी समय के साथ साथ क्या हुआ, घनीभूत होते रहे ना, समय के साथ साथ ये कॉम्पोजिशन बनता रहा। और पहले ये उष्ण था, जो कि लाप्लास ने थ्योरी में माना ही है। उसके बाद ये तरल हुए, क्योंकि उष्ण, कोई भी वस्तु जब उष्ण होती है और उसे हमें ठोस में बदलना होता है, तो बीच की जो अवस्था होती है वो तरल होती है, यानी उसको तरल फॉर्म में आना ही होगा। जब तक वो तरल फॉर्म में नहीं आएगी वो ठोस नहीं बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल है, पानी है, जल है, ठीक है। यदि हमें इसे ठोस करना है, यानी कि हमें इसे ओले के रूप में बनाना है, मान लीजिए हमें इसे ओला बनाना है, ठीक है, ओले बनाने हैं, तो उस जल को पहले उष्ण में बदलना होगा। वो जल जो है वो पहले लिक्विड फॉर्म में है, फिर वो उष्ण बना, यानी उसका वाष्पोर्जन हुआ। और वाष्पोर्जन जब हुआ तो वो किस पदार्थ के रूप में गया, तरल रूप में गया, और तरल से वो किस रूप में हो गया, फिर ठोस रूप में हो गया। इसका मतलब ये है फिर कि हमारी जो ग्रह है, हमारे जो ग्रहों का निर्माण हुआ है,
तो ये जब निर्मित हो रहे थे तो उस समय तरल भी रहे होंगे, और जब ये तरल रहे होंगे तो फिर ये सौरमंडल या इन्होंने सौर की परिक्रमा भी की होगी। क्योंकि ये तरल रहे होंगे, क्योंकि उष्ण के बाद तरल का फॉर्म आएगा, यानी पहले उष्ण हीटिंग होगी, हीटिंग होने से फिर लिक्विड बनेगा, और लिक्विड बनने के बाद वो ठोस बनेगा। कोई भी वस्तु ठोस बनने से डायरेक्टली ठोस नहीं आती, डायरेक्टली ठोस नहीं बनेगी, उसको लिक्विड फॉर्म में बनना होगा पहले, और लिक्विड फॉर्म से फिर वो ठोस रूप में बदल जाती है। क्लियर? ओके। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ठीक है, यहाँ इसको मिटा देते हैं, 5th पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। तो अब हम हमारी पृथ्वी के संदर्भ में बात करें तो अब हम पृथ्वी में क्या देखते हैं कि पृथ्वी का ऊपरी भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग तो ठोस है, ठोस है, तथा आंतरिक भाग उष्ण प्लस तरल है। ये क्लियर, ये प्रमाणिकता है, ये प्रमाण हमें दे रहा है कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जो ऊपरी धरातल है, वो तो कैसा है? ठोस। इसका मतलब समय के साथ उष्ण, तरल और ठोस रूप आया होगा। इज इट क्लियर? और ये आने के बाद ही हम क्या देखते हैं कि जैसे ही आया है उसके बाद ये ठोस रूप परिवर्तित हुआ, और ठोस रूप के बाद हम क्या देखते हैं कि इसका ऊपरी भाग जो है ठोस हो गया, और आंतरिक भाग हमारी पृथ्वी का उष्ण और तरल है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास में हमने लाप्लास की हाइपोथेसिस की चर्चा कर ली, और लाप्लास की हाइपोथेसिस में फिर रोशे का जो संशोधन था वो भी हमने देख लिया कि पहला, वर्तमान में जो सौरमंडल का आकार है, इतनी बड़ी निहारिका रही होगी, इस निहारिका का घनत्व कम था, इसलिए इसने 9 वलयों को जन्म न देकर 1 वलय को जन्म दिया। एक एक वलय बाहर आता गया और 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। 1 बाय 1 एक एक आया, एक एकदम से नहीं आएगा और फिर उससे बने, ऐसा नहीं हो सकता। समय के साथ उष्ण, तरल, ठोस रूप में ये वलय आते गए, और पृथ्वी का ऊपरी भाग ठोस है और आंतरिक भाग कैसा है? उष्ण व तरल है। ये प्रमाणिकता सिद्ध करता है कि हमारी पृथ्वी आज भी ठंडी हो रही है, यानी आज भी उसमें आंतरिक भाग में उसमें उष्णता है और उसमें तरलीय पदार्थ है। इसका मतलब ग्रहों का निर्माण में जो वास्तविकता लाप्लास ने मानी थी कि तत्व पहले गर्म और गतिशील रहे होंगे, तो ये बात प्रमाणिकता काफ़ी हद तक सिद्ध होती है। जबकि हम उसकी बात करें, कांट ने कहा था कि ठंडे थे, गतिहीन थे, कॉलिजन हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हुआ, हीटिंग हुई, और हीटिंग होने के बाद ये एक्सपेंड किया। हालांकि एक्सपेंड वाली बात कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन लाप्लास ने उस बात को काफ़ी हद तक संभाल लिया, और वो जो उनका एक्सपेंड था उसके आयतन को उन्होंने कम माना, और जो एंगुलर वेलोसिटी थी, सर्कुलर वेलोसिटी थी, उसको इन्होंने अधिक माना, तो काफ़ी हद तक वो सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन में हमने देख लिया कि इम्पोर्टेंट हमारी जो थ्योरी थी, हाइपोथेसिस थी लाप्लास की, और रोशे की जो मॉडिफिकेशन था उसमें हमने चर्चा कर ली। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हाइपोथेसिस के साथ।